अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मुख्तलिफ क्वार्टर से ये प्रेडिक्शन आ रही है कि पाकिस्तान में अब इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसके पीछे क्या मसाइल हैं, इस पे आने से पहले दो तीन छोटी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से है। किसी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी में टॉप 50 में भी नहीं आता, लेकिन आबादी में 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में इसका कोई पॉजिटिव नहीं है। अजीज़ दोस्तों, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पॉजिटिविटी आती है। ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं पेरिस में, उसमें पाकिस्तान का 18 मेंबर्स का ग्रुप जा रहा है। उन 18 में सिर्फ 7 एथलीट्स हैं, 11 ऑफिशियल्स हैं, यानी हर एथलीट के ऊपर 1.5 ऑफिशियल्स हैं। तो अजीज़ दोस्तों, जीतना जूतना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि अय्याशियाँ लगी हुई हैं। ये याद दिला दूं कि पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन जो है ना, वो एक रिटायर्ड जनरल होता है। जिस तरह बाकी सारी अथॉरिटीज़ पे जनरल बैठे हुए हैं, इस तरह गेम्स पे भी ये जनरल बैठे हुए हैं। और वैसे आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सरकार बेशक शहबाज शरीफ की है, लेकिन किसको नहीं पता कि एक चपड़ासी से ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं है। जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं सरकार, और आसिम मुनीर का जो एजेंट है, जो कि इसका आप कह लें कि पॉलिटिकल फ्रंटमैन है, वो नकवी है। और ये इनके पास काम काज करने को तो कुछ है नहीं, कैरम खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में सब खुशहाल मंगल है, कैरम खेल रहे हैं। बलोचिस्तान, केपी, कराची, पीओके, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर जगह आवाम खुदकुशियां कर रही है, मर रही है, मतलब तबाह हाल है हमें आवाम। लेकिन ये कैरम खेल रहे हैं, क्यों? करने कराने को कुछ है नहीं इनके पास। अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान की सूरत हाल के पासपोर्ट प्रिंटिंग के पैसे नहीं थे, तो अब कहीं से पैसे वैसे लेके तो प्रिंटिंग कराने की ऐलान किया है कि हाँ, अब पासपोर्ट आप बनवा सकते हैं। तो हर जगह पासपोर्ट ऑफिस पे हज़ारों लोगों की लाइनें लग गई, मारम पछाड़ होने लगी, और पासपोर्ट ऑफिस में काम करने वालों की चांदी हो गई, नादरा में काम करने वालों की चांदी हो गई। इसलिए कि नादरा से आपको, जैसे आपका आधार कार्ड का सिस्टम होता है, उस तरह ना हमारे यहाँ नादरा है। नादरा से वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब में सबके धंधे लग गए हैं। और वो पासपोर्ट, एक मिसाल ले लें कि अगर 100 रुपये का खर्चा है तो 500 में हो रहा है, अगर 1000 रुपये का खर्चा है तो 5000 में हो रहा है। इसके बावजूद पब्लिक निकल पड़ी है पासपोर्ट्स बनवाने में। उम्रा करने के लिए थोड़ी जाना है कि पासपोर्ट चाहिए। ये इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना है। हर पाकिस्तानी इस वक्त भागने के मूव में है। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा है, बन्नू में आपको पता है अभी 8 फौजी मार दिए गए थे, फिर इसके बाद 2 और अटैक हुए बन्नू में। बन्नू के वाक़े के बाद आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अजीज दोस्तों, कान पक गए ये यही जुमला सुनते हुए। सेम स्टेटमेंट मुशर्रफ, उसके होम मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर, फिर इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी पहली बार प्रेसिडेंट बने, उसके प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा रेंटल, फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, फिर इमरान खान, खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ। कान पक गए यही सुनते सुनते कि हम टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। 25 साल से टेररिज्म लगातार पाकिस्तान में हो रही है। इसके 2 ही बातें निकलती हैं, या तो टेररिज्म करने वाले आपके अंडर में काम करते हैं, पाकिस्तान आर्मी के, इसलिए कि इस तरह खुला ढुल्ला टेररिज्म हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई अंदर से कोई करवा रहा है, या फिर टेररिज्म रोकने की आपके पास सलाहियत नहीं है।
भाई आपको आधे से ज़्यादा बजट हम ऑफिशियली दे रहे हैं टेरर हमारी सिक्योरिटी के लिए, बाकी अनऑफिशियली आप ऑपरेशंस के नाम पे बजट ले रहे हैं। फिर आपने एफसी रेंजर्स पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय की हुई है सिवाय पंजाब के, उसके अलग आप पैसे ले रहे हैं। फिर आपके रिटायर्ड जनरल्स की पेंशन आप अलग हमसे ले रहे हैं, यानी 60-70% बजट आप लेके जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है वो आप कर नहीं पा रहे। आपको एग्रीकल्चर करनी है, आपको बिजनेस करने हैं, आपको शादी हॉल चलाने हैं, आपको पेट्रोल की स्मगलिंग करनी है, आपको पेट्रोल पंप चलाने हैं, आपको हाउसिंग कॉलोनीज बनानी है, जो कि सारे आपके काम नहीं है। तो इसका मतलब आप मिले हुए हैं। और इस पर लतीफ़ा सुने कि ओमान में अभी एक शियाओं की मस्जिद पे फायरिंग हुई, तो शहबाज शरीफ ने ओमान के एम्बेसडर से मीटिंग की करा इस्लामाबाद में, और बोला कि हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, अगर आपके यहाँ टेररिज्म ख़त्म करनी है तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अब वो बेचारा शरीफ आदमी है, ओमान का सफ़ीर, उसने बोला नहीं होगा, वरना वो यही कहेगा कि भाई तुम अपने मुल्क में तो पहले ख़त्म कर लो, टेररिज्म चलाते तुम लोग हो और हमारे मुल्क में ख़त्म करने की बात करते हो। अजीज़ दोस्तों, एक हिस्टोरिकल फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की जंग चल रही थी और उसमें फिर इंडिया भी बीच में इन्वॉल्व हुआ और पाकिस्तान इंडिया की फोर्सेस जब लड़ रही थी, तो यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पेश किया था पोलैंड ने सीज फायर का। मैं पहले भी ये आपको बता चुका हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याह्या खान ने उस इजलास में शिरकत के लिए भेजा था। 12 या 13 दिसंबर, तारीख मुझे सही से याद नहीं। जब पोलैंड ने रेजोल्यूशन पेश किया तो भुट्टो पांव पे पांव चढ़ा के ऐसे बैठा था, और मतलब एक जागीरदार, एरोगेंट, अहंकार से भरपूर आदमी था भुट्टो, और सेल्फिश हद से ज्यादा। उसने वो रेजोल्यूशन यूं फाड़ के फेंक दी कि वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स विथ इंडिया। 12 या 13 दिसंबर को ये बात की थी। 16 दिसंबर को 93,000 फौजियों ने पतलूनें उतारी थी। अजीज दोस्तों, आज तक पीपल्स पार्टी वाले, देखो हमारा बहादुर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूं फाड़ के फेंक दी थी, तो फिर 1000 साल लड़े क्यों नहीं इंडिया से? 93,000 लोगों ने पतलूनें क्यों उतार दी? उस पे लाल टोपी जैद हामिद ने अभी एक इंटरव्यू में यही बातें की जो मैंने की थी। अच्छा, ये बताइए कि सन 71 में भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ कागजात फाड़े थे, उसकी क्या हकीकत है? जी, इस बात का भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी और अल जुल्फ़िकार के दहशतगर्दों की जानिब से किया जाता है कि भुट्टो बड़ा गैरतमंद था और बड़ा दलेर था और बड़ा बहादुर था, और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो करारदाद फाड़ दी और कहा कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। वो सिवाय एक ड्रामे के और सिवाय एक फहश गद्दारी के और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल वाज़े बताते हैं आज आपको हुआ क्या था। ये तकरीबन 12 और 13 दिसंबर को ये वाक़या हुआ था जब भुट्टो ने करारदाद फाड़ी अक़वाम मुत्तहिदा में, और 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका हो रहा था। सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी मशरक़ी पाकिस्तान में। पाक फ़ौज बिल्कुल घेरे में आई हुई थी। यकीनी तौर पर नज़र आ रहा था कि अब ढाका फॉल हो जाएगा। तो इस दौरान चंद रोज़ पहले, हफ्ता पहले, पोलैंड ने एक करारदाद मूव की यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो जाना चाहिए, और उस सीज़ फायर के नतीजे में पाक फ़ौज को मौका दिया जाए कि वो मशरक़ी पाकिस्तान से निकल जाए, और इसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बंगालियों की हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि जंग का नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है, मज़ीद जंग करने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा एक अमन कायम करके सीज़ फायर हो जाए। अगर सीज़ फायर हो जाता तो ये पाकिस्तान के हक़ में था। मशरक़ी पाकिस्तान तो हाथ से निकल चुका था, सूरत हाल बिल्कुल डेस्परेट थी। 4 दिन के बाद ढाका ने फॉल हो जाना था, ढाका घेरे में आ चुका था। उस वक्त एक आपको लाइफलाइन मिली थी अल्लाह की तरफ से कि पोलैंड ने यह करारदाद पेश कर दी कि जी सीज़ फायर यहीं जंग रोक देते हैं और पाकिस्तान आर्मी को इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। भुट्टो को ये बात पसंद नहीं आई, वो सूट नहीं करती थी उसको। जैसे कहा था ये बात आपको कि वो चाहता था कि उस फ़ौज को वहाँ शिकस्त हो, वो जलील हो, उसको वहाँ भारत की क़ैद में कई साल रखा जाए, क्योंकि इस फ़ौज से उसको खौफ था कि ये फ़ौज वापस आके इंतकाम लेगी। तो ये सारा ड्रामा इसने इसलिए किया, उस पोलैंड की करारदाद को फाड़ दिया जो मशरक़ी पाकिस्तान से हमारी फ़ौज को एक बाइज़्ज़त रास्ता दे सकती थी।
ये हकीकत है उस करारदाद को फाड़ने का। वो कोई ब्रवाडो नहीं था, वो कोई जुर्रत किरदार नहीं थी, वो एक अल्टीमेट लेवल की बेगैरती और बेशर्मी और गद्दारी थी जिस भुट्टो ने पूरा पाकिस्तान तोड़ दिया था अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। उसने उस फौज को वहाँ तबाह होने के लिए छोड़ दिया, बाद में भारत की जेलों में तबाह होने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो जलील करना चाहता था पाक फौज को, और उसको खौफ था कि अगर ये फौज वापस आ गई और उसको एग्जिट मिल गया और ये बाइज्जत निकल कर आ गई मशरक़ी पाकिस्तान से, फिर भुट्टो को नहीं छोड़ेगी। ये था वो राज, ये थी वो असल हकीकत उस करारदाद को फाड़ने की। वो कोई बहादुरी नहीं थी, वो बदतरीन खयानत थी इस मुल्क और कौम। काशिफ अब्बासी, तलत हुसैन एक एंकर है टीवी का, उसने अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें इसने काशिफ अब्बासी, शहजाद इकबाल, आमिर इलियास राना और मुनीब फारूकी को बुलाया था। वो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो सका, तो उस पे इसने माफ़ी मांगी इन चारों से कि भाई मैं आपको प्रोग्राम तो किया आपके साथ, लेकिन ऑन एयर नहीं कर सका, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी इतनी ताकत है नहीं कि मैं जिन्होंने रोका है उनसे लड़ सकूं। किन्होंने रोका है आपको अच्छी तरह पता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। ये मुनीब फारूकी के साथ तलत हुसैन डिस्कस कर रहे थे। अब आप देखें, ये भी सारे जर्नलिस्ट भी फारिग ही हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, लेकिन कोई जेन्युइन जर्नलिज्म ये भी नहीं कर रहे। अब आप देखें, इसमें कह रहा है लतीफ़े सुना रहे हैं और मजाक से बता रहा है कि जिसके पास गन है वही सब कुछ कर सक रहा है। तो तलत साहब, आपने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा होगा ना, तो उसके अंदर जो फ्रांसिस अंडरवुड है, वो एक उसका बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि यू मे हैव ऑल द मनी यू गॉट बट आई हैव गॉट ऑल द मेन विद द गन। सो इफ यू कुड इंप्लीमेंट दैट हियर, सो दैट सेज इट ऑल। वो हमने वो वीडियो क्लिप वो भी देखा है जिसके अंदर वो पता नहीं किस मूवी का, मेरे ख्याल में किसी ऐसे ही सीरीज का है, जिसमें खातून को बंदा लेक्चर दे रहा होता है पावर क्या है, तो वो खातून फिर कहती है कि इसको पकड़ लो, बंदे को गार्ड्स पकड़ लेते हैं, तो वो उसी कहती है किसी गर्दन काट दो, उसी गर्दन काटने लगते हैं, तो फिर कहती है रुक जाओ, तो गार्ड रुक जाते हैं। तो उसको बताती है कि पावर जो है वो लेक्चर नहीं होते, पावर होती है। तो मेरे ख्याल में हम उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो ये बॉटम लाइन इज द ग्लव्स हैव कम ऑफ, ये दस्ताने उतर गए ने राजू ते ਹੁਣ ਸਰ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਤੇ ਚੰਡੋ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਈ खोजे। तो इनका पॉजिटिविटी क्या है इसमें? अजीज दोस्तों, काशिफ अब्बासी ने एक प्रोग्राम में कहा है कि आने वाले 10 दिन में पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है। मोतीउल्लाह जान एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है, इमरजेंसी प्लस लग सकती है। तो मोतीउल्लाह जान ने कहा कि भाई साहब, मुशर्रफ ने भी इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी प्लस भी लगाई थी, आर्टिकल 6 भी लगाया था। इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं है। मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई तो वकील खड़े हो गए थे, पूरे पाकिस्तान में आंदोलन हुआ था, उसको छोड़ के भागना पड़ा था। ये बात ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ जजिस पे प्रेशर डालने के लिए प्रोपेगेंडा किया है, क्योंकि अब रास्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि जजिस भी अब आर्मी के हक में फ़ैसले दे दे के थक गए, इतने बदनाम हो गए कि जो स्पेशल सीट्स होती हैं ना, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में स्पेशल सीट्स होती हैं कि इलेक्शन के बाद पार्टीज़ को वो डिवाइड की जाती हैं। तो अब पीटीआई को एज ए पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने, बल्ला बेट इनका जो निशान था वो भी नहीं दिया था, तो पीटीआई को वो स्पेशल सीटें मिली नहीं जो इनको मिलनी चाहिए। तो पीटीआई अदालत में गई थी, वो सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने सब ने बांट ली थी। पीटीआई अदालत में गई थी, तो अदालत ने अब ये फैसला दिया है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी सीटें उनको दी जाएं। और एक और केस चल रहा है इलेक्शन में धांधली के हवाले से, उसका भी फैसला अगर इनके खिलाफ आ गया तो मरियम नवाज ने अदालत को धमकियां देनी शुरू कर दी कि आप पॉलिटिकल फैसले ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदालतों को सियासी फैसले नहीं करने चाहिए। तो अदालत अब तक सियासी फैसले ही तो करती आई है, और क्या करती आई है? आपके हक में जितने फैसले हों वो सब अच्छा है। तो ये है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आ रही है। अब फिच जो इंटरनेशनल एक इदारा है, उसने कहा है कि इमरान खान का जेल से बाहर आने का फिलवक्त कोई चांस नज़र नहीं आता।
और पाकिस्तान में फिल वक्त 18 महीने के अंदर अंदर ये वाली सरकार ख़त्म हो जाएगी। और ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है टेम्परेरीली, क्योंकि IMF से मुआहदा हो गया है, लेकिन मामला कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे। शहबाज शरीफ की सरकार है ना, वो 18 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। यानी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आने का चांस है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या होता है कि आर्मी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर लगा देगी और फिर टेक्नोक्रेट के नाम पे कोई डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई होम मिनिस्टर बनेगा। उसमें जाहिर है अपने जो स्टूज पार्टीज हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, इन सब के लोगों को मिनिस्टर्स बना के एक सरकार बनाई जाएगी। इमरजेंसी कब की लगा चुके होते, लेकिन अमेरिका बहादुर इनको नहीं लगाने दे रहा, ना मार्शल लॉ लगाने दे रहा है, ना इमरजेंसी लगाने दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से डेमोक्रेसी को चला रहा है उस हिसाब से अमेरिका के लिए मुश्किल है कि इस सरकार को चलने दिया जाए। जैसी भी है लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये आदमी गाड़ी चला रहा है, उसके हाथ पे पट्टा बंधा हुआ है तो वो गियर नहीं लगा सकता, और दूसरे के पांव जख्मी है तो वो क्लच और एक्सेलेटर नहीं दबा सकता। तो जिसका पांव टूटे हुए हैं वो गियर चला रहा है, जिसका हाथ टूटा हुआ है वो पांव से काम चला रहा है, और पीछे बैठा हुआ जिसके पूरे मुंह पे पट्टियां लगी हैं वो MQM है। वो कह रही है मुझे मौका दो, हम चलाना चाह रहे हैं। जो गाड़ी चला रहा है वो शहबाज शरीफ है, जो गियर लगा रहा है वो आसिफ जरदारी है। ये पाकिस्तान की गाड़ी लंगड़े लूलों के हवाले की गई है आर्मी की तरफ से। अजीज दोस्तों, शहबाज शरीफ एक मस्खरा है, इसको सिवाय भीख मांगने के और कुछ नहीं आता। ये आप देखें किस तरह शहबाज शरीफ के मजाक उड़ाए जाते हैं। From overseas, the Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. somebody help me. Yeah, it is. There you go. There you go. There we go. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. अजीज दोस्तों, एंड पे एक छोटा सा कड़वा घूंट। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की चीफ मिनिस्टर, कि जहां पंजाब ख़त्म होता है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है वहां तरक्की ख़त्म हो जाती है और डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है, यानी वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मरियम नवाज साहिबा, जहाँ पंजाब ख़त्म होता है, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है, जहाँ सिंध शुरू होता है, जहाँ बलूचिस्तान शुरू होता है, जहाँ POK शुरू होता है, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है, उन सब जगहों पर तरक्की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को लूट के आपने सिर्फ पंजाब को ही तो डेवलप किया है आज तक। पंजाब पाकिस्तान को देता कुछ नहीं है, लेकिन लेता पूरे पाकिस्तान से है। पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज की लूटमार करके इलेक्ट्रिसिटी, पानी साला तुम लोगों को POK गिलगित बल्तिस्तान से आता है, गैस सिंध और बलूचिस्तान से आती है, पोर्ट्स तुम सिंध और बलूचिस्तान के यूज करते हो, KP से तुम मिनरल्स निकालते हो, बलूचिस्तान से तुम सोना, कॉपर, पता नहीं क्या क्या निकाल के बेच रहे हो, नेवी तुम्हारी कराची से चलती है। तो पंजाब पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लूट के सिर्फ आपने पंजाब ही डेवलप किया है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें सबको पता है कि क्या ड्रामा है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।